Good morning students. In our previous video we have learned about right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies में आपने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी है जो आपके किसी भी अधिकार को, किसी भी राइट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। उसमें उसके 4-5 पार्ट्स भी हैं। मतलब ये मेन है, अगर हमारे पास राइट्स हैं तो अगर राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई जा सकती है। उसके मद्देनज़र ह्यूमन राइट कमीशन भी सेटअप किया गया था 1993 में। तो ह्यूमन राइट कमीशन में भी क्या होता है कि मानव अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ये भी किसके लिए था, ये इंस्टीट्यूशन 2000 में स्टार्ट किया गया था कि सन 2000 में ह्यूमन राइट कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें क्या था कि अगर किसी के किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो ये कमीशन होता है जो उसको लुक आफ्टर करता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम क्या पढ़ेंगे? द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज गोइंग टू फेस मेनी challenges. Foremost among these was challenge bring about equality and well-being of all citizen. तो क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हो रही थी तो जो मेकर्स थे उनको पता था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को मद्देनज़र रखते हुए कि सब लोगों की भलाई हो, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यही मेन बात थी कि इक्वालिटी और सभी सिटीज़न की भलाई कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए क्या किया गया कि कुछ प्रावधान किए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाई गई, जिसमें क्या था, एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट टू बी बाउंड बाय सर्टेन पॉलिसी डिसीजंस। तो क्या था कि जिसमें सरकार को या फिर जो भी रूलिंग पार्टी है उसको अधिकार दिए गए कि वो लोगों को कुछ अधिकार दे, कुछ नए अधिकार सुनिश्चित करवाए। तो इसमें ये भी ध्यान रखा गया कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं चाहता था कि किसी भी पॉलिसी से वो बाउंड रहें। जो आने वाली गवर्नमेंट है सब अपनी पॉलिसीज़ लेके आएँ। देयरफॉर सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वर नॉट मेड लीगली इन्फोर्सिबल। तो क्या था कि बहुत सारी आप कह सकते हैं गाइडलाइंस थी जो उनको इंक्लूड किया गया, लेकिन वो क्या था कि इतना संभव नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट इफ़ द गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर गाइडलाइन वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर हमें कुछ पर्टिकुलर अधिकारों के लिए गाइडलाइंस इशू नहीं करती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। हम कोर्ट को नहीं कह सकते कि आप इंस्ट्रक्ट करो गवर्नमेंट को कि वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। दस दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिबल। तो ये जो गाइडलाइंस हैं वो क्या होती है? नॉन जस्टिसबल हो जाती हैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द जुडिशरी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है जिसको जुडिशरी एनफोर्स नहीं कर सकती। दोज हु फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट दैट द मोरल फोर्स बिहाइंड दीज गाइडलाइंस वुड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड टेक देम सीरियसली। तो जो मॉरल फोर्स है इसके पीछे, इन गाइडलाइंस के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका ये है कि गवर्नमेंट को अपने आप इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। बिसाइड्स दे एक्सपेक्टेड दैट the people would also hold the government responsible for implementing these directives. इसमें क्या है, इसके अलावा क्या था कि दे एक्सपेक्ट दैट द पीपल वुड ऑल्सो होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, कि लोग सरकार को रिस्पॉन्सिबल माने इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनके क्रियान्वयन के लिए जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। सो ए सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द लिस्ट ऑफ दिस गाइडलाइंस इज़ कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो एक अलग से लिस्ट है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, तो वैसे ही अलग से एक लिस्ट है जिसमें क्या किया गया है, जिसमें बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन, उसको क्या कहा गया है? जो वो लिस्ट है वो गाइडलाइंस की, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, किस उसमें क्या चीज़ वो कंटेन करता है? उसमें क्या है, उस लिस्ट में मेनली 3 चीज़ें हैं। द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। तो जो गोल और जो ऑब्जेक्टिव एज अ सोसाइटी हमें अडॉप्ट करने चाहिए।
सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल्स शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। कुछ ऐसे राइट जो कि लोगों को मिले, इंडिविजुअल्स को मिले, सिटीजन्स को मिले अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से अलग भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। सर्टेन पॉलिसी दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। कुछ ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। यू मे गेट सम आइडिया ऑफ द विजन ऑफ द मेकर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय लुकिंग एट सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शोन बिलो। द गवर्नमेंट्स from time to time try to give effect to some directive principle of state policy. They passed several Zamindari abolition bill, nationalized bank, enacted numerous factory laws, fixed minimum wages, cottage and small industries were promoted, and provisions for reservation of for the upliftment of the scheduled caste and scheduled tribes were made. तो क्या था कि सरकार ने टाइम के साथ स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनको अफेक्ट देने के लिए बहुत सारा काम किया है। जैसे जैसे वक्त गुजरा है, जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया है, बैंकों की नेशनलाइजेशन हुई है और फैक्ट्री लॉज बनाए गए हैं, नए फैक्ट्री लॉज बनाए गए हैं। और कम वेतन, मतलब जो एक लेवल होता है ना कि कम से कम इतना तो आपको देना होगा, कि कम से कम एक लिमिट फिक्स कर दी है वेजेस के लिए। और जो छोटे और कुटीर उद्योग हैं उनकी प्रमोशन के लिए भी प्रावधान है। और रिजर्वेशन का प्रावधान है किसके लिए? जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी क्या है, प्रावधान दिया गया है, ठीक है। सच एफर्ट्स टू गिव टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन all over the country, partial right to work under employment guaranteed program and the मिड डे मील स्कीम्स। तो उसमें और क्या चीज़ें हैं जिसमें राइट टू एजुकेशन भी इंक्लूड है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड है, और क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अगर आता है तो उसमें भी गारंटी प्रोग्राम को एंजॉय करना या ज्वाइन करना या काम करना, ये भी इंक्लूड है, ठीक है। और जो मिड डे मील स्कीम्स होती हैं ये सब भी इसमें इंक्लूड हैं, जो कि सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ निकाली है, उसी में इंक्लूड होती हैं ये चीज़ें भी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न क्या है? इन 1976 द 42nd amendment to the Constitution was passed. Among other things, the amendment inserted a list of fundamental duties of citizen. In all, 10 duties were enumerated. However, the Constitution does not say anything about enforcing these duties. तो क्या था 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ संविधान में, उसमें क्या कहा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीज़न के लिए एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें क्या है 10 तरह की अलग अलग 10 तरह की ड्यूटीज़ हैं, और उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन उसको इन्फोर्स करने के बारे में कुछ नहीं कहता है। वो क्या है, टोटली स्टेट की कॉल होती है, ठीक है। एज सिटीज़न वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड आवर कंट्री, प्रमोट हारमोनी अमंग ऑल सिटीज़न, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो एज ए सिटीज़न हमें क्या करना होता है कि हमें संविधान का पालन करना है और अपने देश की रक्षा करनी है। उससे अलग क्या है, लोगों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में भाईचारा और प्यार होना चाहिए, उसको प्रमोट करना है, पीस को प्रमोट करना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जो क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। However, it must be noted that our Constitution does not make the enjoyment of right depend or conditional upon fulfillment of duties. In this sense, the inclusion of fundamental duties has not changed the status of our fundamental rights. तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना है, राइट्स को अगर एंजॉय करना है तो वो कंडीशन फुलफ़िल करती है ड्यूटीज़ की। मतलब अगर हमें अपने राइट्स को एंजॉय करना है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं जो हमें पूरे करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे या फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स को लेकर स्टेटस चेंज हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स अलग चीज़ है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग चीज़ है। फंडामेंटल राइट्स हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से पालन करें। अगर हम अपनी ड्यूटीज़ का अच्छे से पालन कर रहे हैं, हम दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने राइट्स को भी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये था